मित्रों नमस्कार। आज हमारी वार्ता का जो एपिसोड है, इसमें हम इस्लामिक आतंकवाद पर कुछ व्यक्तिगत राय रखने जा रहे हैं। आप इससे सहमत-असहमत हो सकते हैं और आपकी अपनी व्यक्तिगत राय भी आपके लिए मायने रखती है कि आप किस तरफ से किस चीज़ को देख रहे हैं। आप किस चीज़ के पक्षकार हैं। तो एक व्यक्ति और समाज के तौर पर हमें अपना विश्लेषण करना है। जैसे मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ, उसमें खुद का विश्लेषण करने की ही बात करता हूँ कि व्यक्ति के रूप में हम किस तरह से एक उत्तरदायित्व उठाते हैं, निभाते हैं और समाज, देश या फिर जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, उसके लेकर हमारे अंदर किस तरह का कर्तव्य बोध है। अगर हम कर्तव्य बोध की भावना नहीं रखते हैं और केवल अधिकारों की मांग करते रहते हैं, तो यकीन मानिए कुछ भी अच्छा और बेहतर नहीं होने वाला है। और जो भी हमारे आस-पास, पड़ोस मतलब जहाँ भी हम होते हैं, उसे हम बदतर ही बना रहे होते हैं। अभी आजकल जिसके हाथ में भी मोबाइल है, माइक है, वह एक पत्रकार की भूमिका में आ गया है और कहीं भी रैंडमली किसी से भी कुछ भी सवाल पूछने लग जाते हैं लोग। अब वह व्यक्ति उस सवाल को, उस माहौल को, उस घटना को कितना समझता है, यह बिना सोचे समझे और उस व्यक्ति की अपनी धारणाएँ कैसी हैं, उसका झुकाव किस तरफ है, वह किस तरह की सोच का मालिक है, यह बिना जाने कुछ भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सामने वाला उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी है, कहनी है, क्या होना चाहिए। ऐसे में जो भी अच्छाई-बुराई हो, लेकिन जो एक समाज का मनोविज्ञान है और हमारे लोग कैसा बर्ताव करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उस बात का तो अंदाज़ा लग ही जाता है। अभी जो हमारी दिल्ली में, हमारी राजधानी में, जिसमें कितने लोग मारे गए अब क्या कहा जाए। और घटनाएँ ऐसी हो ही जाती हैं क्योंकि आतंकवाद से अंतिम लड़ाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह मनोदशा का एक मनोविकार है, जिसमें वैचारिक स्तर पर ही मुख्य संघर्ष होता है, हो रहा है। तो उस मनोदशा से हम सबको लड़ना होगा। इसमें कोई एक सरकार, पार्टी इससे नहीं लड़ सकती है। हम सभी को इस बीमारी का जो विकार है, उससे लड़ना होगा और अपने-अपने स्तर पे हम सब का इसमें पार्टिसिपेशन है, रोल है, योगदान है क्योंकि विचारों का निर्माण और उसका संचालन एक दिन में नहीं होता है। न किसी एक माध्यम से हो सकता है कि आज कोई बात कह दी गई और वह लोग स्वीकार कर लेंगे। इसका निर्माण धीरे-धीरे होता है। मतलब इस प्रवृत्ति का भी जो निर्माण हुआ है, उसमें सदियाँ लग गई हैं। अब इसको काउंटर करना है, तो इसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब घंटे 2 घंटे या चंद मिनट में, कुछ दिन में सब कुछ बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यह संभव नहीं है। सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि परिवर्तन बहुत ही आहिस्ता से होता है। बस उस चीज़ की हम सबको शुरुआत करनी होती है, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी होती है। तो नागरिक के तौर पे हम सबको ज़िम्मेदारी लेनी है। तो वही मैं बात कर रहा था कि मोबाइल, यूट्यूबर्स, माइक वाले जो रैंडमली किसी से कुछ भी पूछते रहते हैं, तो उससे कैसे समाज का मनोविज्ञान पता चलता है। कौन-सा समाज, कौन से लोग अपनी बुराइयों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सच्ची बात बोल सकते हैं। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है उस समाज पर। पता चलता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोग अपने बुरे को समर्थन दे रहे हैं। मैं फलाने जात का हूँ, मैं फलाने मज़हब का हूँ, इसलिए मैं फला लोगों को समर्थन देता हूँ। तो सोचिए जो आतंकी घटना घटी है, उस व्यक्ति का एक नाम है और उसका एक मज़हब से संबंध है। वह मुसलमान है, इस्लाम को फ़ॉलो करता है। ऐसे में जब आप किसी मुसलमान से सवाल करते हैं, क्योंकि उसका अपना नाम है, तो वह कैसी प्रतिक्रिया करता है?
वह क्या जवाब देता है? क्या वह ऐसे अपराधियों और आतंकवादियों की निंदा करता है या फिर उनके बचाव में आलतू-फालतू उल-जलूल कुछ नए निराले तर्क ढूंढता और गढ़ता है? तो यह लोग ही इस आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं जो लोग ऐसे आपराधिक तत्वों को समर्थन देते हैं, आप चाहे जिस जाति के हों। और सोचिए, एक तरफ जब बात कही जाती थी कि कम पढ़े लिखे लोग अपराधी बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं, उनको रेडिकलाइज किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो बहुत बड़े आतंकी संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा में तो कभी कोई कमी नहीं थी। या उनका आप बायोडेटा उठाकर देख लीजिए, वह बड़े ही संपन्न और प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभा से भी संपन्न और धन धान्य से भी संपन्न। उनके घर में खाने कमाने रहने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता चुना और क्यों चुना? इसका जवाब कौन देगा? तो इसका जवाब बाकी लोगों को तो देना ही है, लेकिन जिस समाज के ये लोग हैं, मतलब हमारी जात, मजहब, धर्म, पंथ के जो लोग हैं, उन पर जब तक उनके लोग सवाल नहीं करेंगे, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार जब तक उन पर उंगली नहीं उठाएंगे, ऐसे लोगों का मन बढ़ता ही रहता है और बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? फिर वही सवाल आता है। तो फिर वो जो यूट्यूबर माइक मैन जो है, वो जैसे ही लगाता है और वो अपने मजहब वाले के पक्ष में ही बयान देते हैं, और वह आदमी गलत है, उसने ऐसा किया, उसकी वो बुराई या निंदा तक नहीं करते हैं, उसकी आलोचना करने तक को नहीं तैयार हैं। वो उसका बचाव कर रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि वो ऐसा था, ऐसा है। भाई, आप इस बात की आलोचना तो खुलकर करिए। मुसलमान है तो क्या हुआ? अगर ऐसी हरकत की है तो अक्षम्य है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जब किसी भी वाहियात पोस्ट पर लाखों की संख्या में मुसलमान कमेंट करने आ जाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कुछ चंद हजार लोग भी नहीं आ सकते हैं बाहर आलोचना करने के लिए कि ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम भारत के हैं और भारत ही हमारा देश है, और इसके खिलाफ कोई भी मुसलमान, हमारा चाहे वह सगा भाई हो, अगर ऐसी हरकत करता है तो वह अक्षम्य है, निंदनीय है। जब तक मुस्लिम समाज खुद को आगे नहीं लाएगा और इन चीजों की भरपूर निंदा नहीं करेगा, तब तक इससे बचा नहीं जा सकता है। मतलब अगर मुसलमानों की विश्वसनीयता का संकट अगर देश के सामने आ रहा है, तो इसका बचाव बाकी लोग, निष्पक्ष कथित पत्रकार, सेक्युलर लोग, उदारवादी लोग या मुस्लिम समाज के लोगों को करने के बजाय, मतलब उनका बचाव नहीं करना है, इनकी आलोचना करनी है, भरपूर निंदा करनी है। आप जिस जात के हैं, अगर उस जात का भी अपराधी है तो उसके समर्थन में जाने अनजाने में खड़े मत होइए, क्योंकि आपका यह मूक समर्थन उसकी ताकत को बढ़ाता है। और चुनाव में जब इस तरह के नेता, जो अपराधी है, हार्डकोर क्रिमिनल है, अपनी जाति और मजहब के कारण उसे वोट देने लग जाते हैं, तो उसकी ताकत और बढ़ने लग जाती है। और पता चलता है कई बार विकल्पहीनता में अपनी जाति वाले अपराधी को आप चुन लेते हैं। सोचिए आपका वह क्या भला करेगा? वह सिर्फ आपका नुकसान करता है और इसके सिवा कुछ नहीं करता है। और आपके साथ यही होता है, आपकी बदहाली, जिसे आप अपनी बदनसीबी मान लेते हैं, जबकि उसे आपने खुद चुना है। सोचिए, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कितने मुस्लिम स्कॉलर, एक्टर, राइटर या फिर ये एनजीओ बिजनेस चलाने वाले लोग इसकी निंदा में सामने आए। उन्होंने कितने बड़े बड़े कॉलम लिखे, कैसे उन्होंने गीत संगीत बनाए कि हम ऐसे इस्लाम और इस्लाम को फॉलो करने वालों को नहीं मानते, जिनका रास्ता आतंकवाद की तरफ जाता है, खुद को उड़ा देने की तरफ जाता है, और जो लोग देश के खिलाफ खड़े हैं उन्हें हम मुसलमान नहीं मानते हैं। क्या इस बात को कोई भी आदमी कहता हुआ दिखाई देता है? उल्टा वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ और वाहियात तर्क देकर ऐसे लोगों का बचाव करता हुआ नजर आता है। आप मौलाना हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हों, यह विश्वास का संकट आपके समक्ष भी आएगा। अभी एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक सरकारी डॉक्टर हैं वो, एक लंबी लाइन लगी थी और जैसे ही लोगों को पता चला कि जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं वो मुस्लिम हैं, उस लाइन में से काफ़ी लोग हट गए और उन डॉक्टर को उन्होंने नहीं दिखाया।
डॉक्टर साहब दुखी थे कि देखो कैसे हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बुरा है, पर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार खुद मुसलमान है। आपकी छवि ऐसी क्यों बन रही है? आप ऐसे नारे लगाते हुए दिखते हो, आप ऐसी बातें कहते हुए दिखते हो। जो बुरा है उसको बुरा नहीं कहते हो। किसी आतंकी और अपराधी के पक्ष में आप खड़े नज़र आते हैं क्योंकि वह मुसलमान है। तो आपको सबसे पहले आपको किस तरफ होना है, यह तो समझिए। आपको भारत की तरफ होना है, इंसानियत की तरफ होना है। लेकिन आप किस तरफ हो जाते हैं, फिर वही बातें आती हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड, पैन इस्लाम के जो थॉट और बिलीफ हैं, गजवाए हिंद को लेकर जो बातें हैं, मतलब ये सारी बातें सच हैं। मुसलमानों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो कितने दुख और शर्म की बात है। और हमारे भारतीय मुसलमानों को भारत का इस्लाम और भारत के मुसलमान शब्द पर जोर देना होगा। भारत में मुसलमान और भारत में इस्लाम से बचना ही होगा। क्योंकि जब में इस्लाम और भारत में इस्लाम और भारत में मुसलमान जैसी जब बातें आती हैं, तो वहाँ विजेता और शासक होने के सपने होते हैं। जबकि हम सब भारत के नागरिक हैं, भारत पर हमारा एक जैसा अधिकार है और हमारा संविधान हम सबको एक जैसे अधिकार देता है, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने के नाते हमसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कानून का हमें समान संरक्षण मिलना ही चाहिए और मिलता ही है। और जब हम कोई पर्सनल लॉ की मांग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो हम संविधान के विरुद्ध ही जाते हैं। हमें कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं छोड़नी पड़ेंगी एक राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए। एक नागरिक के नाते जो भारत बोध का हमारा कर्तव्य है, जिसमें धर्म, मजहब, पंथ को हमें पीछे छोड़ना होगा। और सोचिए, जैसे ये इस्लामिक पहचान को लेकर लोग फटने को तैयार हैं और कहीं भी न जाने कितने लोगों की जान ले लेते हैं जिनकी कोई गलती नहीं रहती। वह दुनिया में सिर्फ यह दिखाते हैं कि मैं अकेले भी बम बन सकता हूँ, मुझे किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे विक्षिप्त लोगों से हमें सावधान होना होगा। और ये जो कट्टरपंथ की तरफ जाते हैं, कोई भी हो, उनसे सबको सावधान रहना है। और क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप व्यक्तिगत स्तर पर सोचिए। इसके लिए सिर्फ सरकार और कुछ संगठन ही काम नहीं कर सकते हैं। हम सब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पास पड़ोस बच्चों पर भी नज़र रखिए। उनकी एक्टिविटी, उनकी सोचने के तरीकों को सही करिए, दुरुस्त करना होगा। और इसकी शुरुआत घर से ही होगी, स्कूल से होगी, कॉलेज से होगी, यूनिवर्सिटी से होगी। कोई एक जगह, कोई एक व्यक्ति से नहीं कर सकता है। तो आइए सामूहिक जिम्मेदारी को समझें और उसे निभाएं। और फिर वही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, न मेरी जाति, न मेरा धर्म। क्योंकि जैसे ही तिरंगा और भारत आता है, मेरे लिए सब कुछ छोटा हो जाता है। तो आपके लिए भी यही भाव होना ही चाहिए। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।